हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से एक बार वही बायोलॉजी क्लास 9th का, जो पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आगे चलते हैं लेकर पार्ट 3 में। इस पार्ट 3 में भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। वो भी आपको सेम वैसे ही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। सभी के सभी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के मिलेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है सटीक, उसके आंसर मिलेंगे, उसके मैं जवाब देता जाऊंगा। यह पार्ट 3 आपको कम से कम 120 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले 9th क्लास का जो बायोलॉजी है, इसके मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले मैं बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया पहले उस दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि उससे बहुत सारे आपको हेल्प मिलेंगे इस वीडियो में भी। ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन भी जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो चैप्टर वाइज इसमें भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और सभी के सभी आपका जो ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है बीपीएससी 9-10 जो आपको 9-10 का जो एग्ज़ाम होगी आगे दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, उसको जो स्टेट क्वालिफाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यदि जिन लोगों को इन सबों का यदि पीडीएफ चाहिए, जैसे कि ये बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो इन सबों का यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। 9142 650 549 ये नंबर व्हाट्सएप मैसेज करिए, चाहे कॉल भी कर सकते हैं। इस पर आप लोग करके कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, वो 50-51 रुपये चार्ज लगेंगे, शायद उतने रुपये आप लोग देकर आसानी से पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो पीडीएफ आप लोग मार्केट से निकलवा लीजिएगा, उसे एक एक लाइन बाय लाइन आपको देखकर उसको टिक आउट करते जाइएगा। एक बार पहले अपने से पढ़ लीजिए, फिर उसको आप देखिए, समझिए, फिर वो पीडीएफ को आप निकाल कर बाज़ार से फिर उसे टिक आउट करते जाइएगा। अपने आप को जाँचिए कि मैंने कितना अभी तक सही से पढ़ा है और कितना अभी तक ना आपने नहीं तैयारी की है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 5 और 6 की ओर। चैप्टर नंबर 5 और 6 इस चैप्टर का हमारा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि बायोलॉजी में 4 और 5 चैप्टर, ये 4 और 5 यही 2 चैप्टर ही इस चैप्टर का आखिरी है बायोलॉजी का। तो 4 नंबर जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा हम बीमार क्यों होते हैं। इस 4 नंबर चैप्टर का जो है नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो इससे हम ज़्यादा नहीं, 42-43 क्वेश्चन इस चैप्टर में है। इसके बाद आपका 5 नंबर जो खाद्य संसाधनों में सुधार है, उसमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो ये होती है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है, तो 2 का ऑप्शन ए जाएगा, ट्रिपनोसोमा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी कैसा रोग है, तो भैया रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रंगों के प्रति अंधापन, रंगों के प्रति अंधापन ये कैसा रोग है, तो यह मेरा आनुवांशिक रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्कर्वी किसकी कमी से होती है, तो ये आसान सा क्वेश्चन, स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न होता है। पेलाग्रा जो होता है वो हमारा विटामिन बी की कमी से उत्पन्न होता है। चूँकि चैप्टर का ही नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, तो इसमें सारा विटामिन, सारा आपको जीवाणु, कीटाणु, जितने सारे रोग हैं सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक निचोड़ है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। चलिए 7 नंबर देखते हैं, पेचिस या ड्रीसेंट्री किसके संक्रमण से होता है, ये आपका होता है जीवाणु एवं प्रोटोजोआ से। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक बीमारी कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया संक्रामक बीमारी नहीं है। निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है, तो ये हो जाएगा एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर, तीनों, मतलब सभी को प्रतिरक्षक सफल नहीं हो पाया है। इसका आंसर डी जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न लक्षणों में किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है। चलिए इसके आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा हमारा, सभी ऑप्शन जाएगा,
ज्वर भी हो जाएगा, सूजन, दर्द सब हो जाएगा तो सभी से। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में कौन जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है? इसका आंसर होगा हमारा उल्टी और दस्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है? तो यह हमारा पैदाइशी रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जन्म के समय ही बता रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? तो रोग और तनाव से, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? चीरकालिक रोग कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, तो फैलने वाला रोग क्या है? वो आपका मलेरिया है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग वो क्या है आपका? जो संक्रमित, जो खराब पानी, दूषित पानी से पिया जाता है वो हमारा हेपेटाइटिस है, ऑप्शन नंबर डी। 16 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, हेपेटाइटिस। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, एड्स। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारक पूछा है तो HIV, इसका कारक आपको HIV एड्स हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो उसके रोग जो होता है वो मधुमेह कहते हैं, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है इंग्लिश में। ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? ये जो ग्लाइकोजन होता है ये शरीर में, ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड, यकृत व मांसपेशियां दोनों से। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्न में से किन बातों पर निर्भर करता है? तो वो हमारा असामान्य अनुवांशिक गुण, प्रदूषित रहित वातावरण, असंक्रमित पोषण, मतलब इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है? ये प्रथम सीमा रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? तो ये प्रदूषित जल से फैलता है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सही वक्तव्य है? 24 नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया एनाफिलीज और फाइलेरिया क्यूलेक्स से फैलता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? जो वायरस से उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, यह वायरस से नहीं होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर, रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच होनी चाहिए? तो ये एड्स की जांच होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? यह एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सूअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु परजीवी का संक्रमण होता है? तो ये फीता कृमि का होता है। आगे बढ़ते हैं, टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचालित होता है? तो ये आपका होगा इन तीनों में से किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी। मच्छर में भी नहीं होगा, सूअर और बालू मक्खी तीनों में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं 30 नंबर, सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस के अधिक होने से हो रहा है? यह आपका किस गैस से हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हो जाएगा, तो आपका सार्वभौमिक तापन का वातावरण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? तो यह हमारा फफूंद से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? संक्रमित सुई से यह हमारा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मलेरिया का रोगवाहक, मलेरिया किससे फैलता है? यह आसान सा क्वेश्चन, मच्छर से फैलता है। रोगवाहक कीट का उदाहरण, अब रोगवाहक कीट पूछ दिया आपसे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि तिलचट्टा भी कीट है, मच्छर भी है और मक्खी भी है, ये सभी से हमारा रोग फैलता है, इनमें से सभी। वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? तो एंटीजन डालते हैं, जिससे हम क्या हो जाता है? रोग हो जाता है, हमें प्रदूषित हो जाता है और हम रोग दूषित हो जाते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है हमारा लिम्फोसाइटस के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो एंटीबॉडी बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर देखते हैं, इनमें से किन्हें
फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ऑप्शन नंबर ए। एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? एंटीबायोटिक्स जो होता है वो किसके खिलाफ काम करती है? वो हमारा जीवाणु के खिलाफ काम करती है। मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है? जो मक्खियाँ होती है हमारा हैजा के प्रचार में सहायक होती है, क्योंकि मक्खी के द्वारा हैजा रोग आसानी से होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दीर्घकालिक रोग है, कौन सा एक दीर्घकालिक रोग है? तो मलेरिया बहुत दीर्घकालिक, बहुत दिन तक चलने वाला ये रोग है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ये आसान सा क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए भाई? तो वो हमारा शारीरिक और ऑप्शन नंबर डी मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक तनाव में रहेगा, वह शरीर से भी तनाव में रहेगा, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। तो हर तरह से उसे मुक्त होना चाहिए, चाहे वो मानसिक और शारीरिक ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 हम बीमार क्यों होते हैं इसका समापन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर चैप्टर की ओर। 5 नंबर चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। देखिए चैप्टर का ही नाम है खाद्य संसाधन। तो जैसे खाने पीने की जो सामान है, चीज़ें हैं, क्रांति होती है, श्वेत क्रांति, कैसे कैसे आपका जो खाद्य का संश्लेषण होता है, किसमें के बाद मुंह से होता है, इसके बाद कहाँ जाता है आपका खाद्य पाचन होता है, वो सब हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी के सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है इथिलीन ड्राई ब्रोमाइड। इथिलीन ड्राई ब्रोमाइड क्या है? ये क्या है? तो यह एक धूमक है। ऑप्शन नंबर 1, यह क्या है? धूमक है। पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? पर्णकृमि जो है वो हमारा यकृत को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। दूध की क्रांति, देखिए दूध क्या हमारा वाइट होता है, श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब वाइट, उजला। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में है? वो हमारा गेहूं में हो जाएगा। प्रधान फसल हमारा गेहूं, चूँकि ऑप्शन में चावल नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हम गेहूं का चुनाव कर सकते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा? तो जस्ता। इनमें से कौन जोड़ा कार्प मछलियों का है? जोड़ा कार्प जो हमारा मछलियों का है तो रेहू और कतला। ये रोहू और कतला क्या है हमारा? यह मछली का एक प्रकार है, जोड़ा कार्प मछली का। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है हमारा राइल जेली किसे कहा जाता है? राइल जेली जो है यह क्या है? तो शहद, जिसे रानी मक्खी कहते हैं। यह एक शहद है जिसे रानी मक्खी खाती है। रानी मक्खी क्या है? खाती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? सबसे बड़ा आकार रानी मक्खी का होता है। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर देखते हैं, सही मछली, सही मतलब ट्रू फिश में कौन सा गुण की पहचान होती है? ट्रू फिश में कौन सा गुण होती है भाई? तो ग्रसनी में गलफड़ा और जोड़े में पंख, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी हो सकता है। आगे देखते हैं, तो भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? तो कौन सा विकल्प होगा? तो सभी हो जाएगा, रेहू, कतला, कालवासु, ए बी सी तीनों विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या काम करती है? तो सभी काम करती है। मोम का स्राव पैदा करती है, शहद संश्लेषण करती है, तापक्रम नियंत्रण करती है। ए बी सी तीनों ऑप्शन का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितनी बार निषेचित होती है? अपने जीवन काल में एक बार भी नहीं निषेचित होती है। एक बार भी नहीं निषेचित होती है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कहता है उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? तो जल प्रदूषण को पैदा करता है। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कृमि कंपोस्ट कहते हैं। 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक साथ उगाने की जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे मिश्रित फसल का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। आगे देखते हैं 16 नंबर, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित आकार, निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? निश्चित कतार में उगाएंगे तो अंतर फसल उत्पादन कहेंगे। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो खेतों में नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर कहता है फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं?
तो उसे खरपतवार कहते हैं। जो फसल के साथ साथ आसपास में जो देखते हैं घास जिसको बोलते हैं अपने आप उग जाएंगे, वो अवांछित पौधे हो जाएंगे, उसे खरपतवार कहते हैं। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे धूमन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? तो लंबे और झाड़ीदार पौधों का विकास, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर कहता है इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहेंगे? एम.एस. स्वामीनाथन को कहेंगे। 22 का ऑप्शन ए जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है फल सब्जियां और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फल सब्जी इसका विकास का अध्ययन जो करेंगे हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो जून से अक्टूबर उसे खरीफ फसल कहा जाता है। अक्टूबर से मार्च तक, जो अक्टूबर से मार्च तक लगाया जाए उसे कौन सा फसल कहेंगे? रबी फसल कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पादप संकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? पोषक की आपूर्ति होगी हमारा मृदा के द्वारा। वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक कहे जाते हैं। 29 नंबर देखते हैं। मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? तो किसका अनुप्रयोग? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों का, प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक दोनों का। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? जहर की ग्रंथि जो पाई जाएगी वो हमारा कार्यकर्ता मधुमक्खी में। 31 नंबर देखते हैं। रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? तो इसमें शहद बनाने वाला काम नहीं करती है। मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर पाए जाते हैं? कौन से आकार के घर पाए जाएंगे? तो षष्ठकोणीय, 6 आकार का, 6 आकार, देखिए 2 2 4 2 6 इस तरह के आकार का घर पाया जाएगा, षष्ठकोणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। तो विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? शहद का गुण इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो रानी मधुमक्खी के आहार नाल में संश्लेषण। नेक्स्ट पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट क्या है? तो पॉम्फ्रेट एक समुद्री मछली है। चलिए आगे देखते हैं। शहद का निर्माण करती है, 35 नंबर। शहद का कौन निर्माण करती है? तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। रुक्षांश की अधिकता होती है, किसमें होती है? तो घास भूसा और चारा में। आगे देखते हैं। नेपियर। नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो ये हरा चारा है। नेपियर क्या हो जाएगा हमारा? 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा, हरा चारा है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स क्या होता है? तो एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के व्रीय इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो वो आपका इकट्ठा करना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका व्रीय संचयन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कहता है 40 नंबर क्वेश्चन। ब्लैक माइनोरका एक नस्ल है, किस चीज़ का? मुर्गियों का एक नस्ल है। भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय कौन है? तो करण स्विस है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। वैसे तत्व जिनका पौधे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे लघु पोषक कहलाते हैं। 43 नंबर देखते हैं। खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। खरपतवार कहते हैं। फालतू पौधे वही मैंने घास फूस की बात बताया, जो आप धान रोप रहे हैं, चाहे आप गेहूं रोप रहे हैं, कुछ भी रोप रहे हैं, तो उसके आसपास में जो खरपतवार हो जाते हैं, जो आपको फालतू वेस्ट पौधे हो जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। उसका कोई काम नहीं, उसे आप कबाड़ कर आसानी से फेंक सकते हैं। निम्न में से कौन सजीव है? सजीव कौन है? तो जैव का उर्वरक। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कहता है पौधों की परजीवियों और रोगों से निरोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें प्रतिरोधी नस्ल से
वर्ण संकरण करना चाहिए। इनमें से किसकी जड़ों की राइजोबियम गांठें विकसित होती हैं? ये हमारा दलहन की होती है, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो हरित क्रांति के लिए जो मुख्य कारक हो जाएगा वो हमारा समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। 48 नंबर देखते हैं, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पादप प्रजनन कहते हैं। आगे देखते हैं, 49 नंबर कहता है, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में एक है। क्या एक है? तो इनमें से सभी। क्या हो सकता है? रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियाँ, समुन्नत किस्में और पूर्ण परिपक्वता वाली प्रजातियाँ। तो इनमें से सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। 50 नंबर देखते हैं, निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी हमारा इनमें से सभी। डेयरी फार्म, मुर्गी या मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। तो सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 51 नंबर देखते हैं, निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है? तो ये हमारा गेहूँ हो जाएगा, खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। निम्न विकल्पों में किस खाद्य पदार्थों का उत्पादन मूलतः वसा के लिए किया जाता है? वसा के लिए किया जाएगा हमारा मूंगफली का उत्पादन, क्योंकि वसा में तेल होता है और ये मूंगफली में हमें तेल प्राप्ति होती है। निम्न विकल्पों में किस प्रकार के खाद से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात में असमानता आती है? तत्वों के अनुपात में आपका असमानता आ गई यूरिया में। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी हो सकती है? तो उसकी प्रतिशत हमारा 0.5%। एक संश्लेषित उर्वरक है, कौन है? तो हमारा नाइट्रेट यूरिया है। फ्लूक्लोरीन है। फ्लूक्लोरीन क्या है? तो वो आपका एक खरपतवार नाशक है, खरपतवार का नाश कर देगा फ्लूक्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर की ओर। कहता है हमारा 57 नंबर, इथिलीन डाइब्रोमाइड जो है वो क्या है? तो इसका भी आंसर हमारा धूमक हो जाएगा। निम्न विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली का नाम है? झूठा मछली का नाम है, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से ऑप्शन हमारा 4 जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प सामान्य उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है? जो सामान्य में, तो हमारा इनमें से सभी। ओंगोल, कांकरेज और थरपरकार, ये सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। 60 नंबर देखते हैं, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प गाय का बच्चा देने के बाद की अवस्था है? जब गाय का बच्चा दे देगा उसके बाद की अवस्था कौन है? तो धेनु, ऑप्शन नंबर बी। 61 कहता है, निम्न विकल्पों में किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भधारण प्राकृतिक गर्भधारण से बेहतर माना जाता है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। उत्तम नर का चुनाव संभव है, कम खर्चीला है, सही है, रोग से सुरक्षा करता है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 62 नंबर हमारा कहता है, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गा के लिए है? विदेशी मूल का जो मुर्गा है उसके लिए है, तो इनमें से कोई नहीं। 2 अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो हमारा नाइट्रेट का विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। कहता है, आनुवांशिक रूप से भिन्न 2 प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसके जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग वर्ण संकरण कहते हैं। अलग अलग क्यारियों या पट्टियों में 2 अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो उसका उत्पादन हमारा अंतर फसलीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं 66, जैविक उर्वरक के रूप में निम्न विकल्पों में किस विकल्प का उपयोग होता है? तो उसमें ब्लू ग्रीन शैवाल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर देखते हैं, माइकोरहिजा नामक फफूंद पादप जड़ के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराते हैं? इसके आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर, निम्न विकल्पों में कौन एक ही समय में किसी भी स्थान पर बारी बारी से कतार में भिन्न भिन्न फसलों को लगाने की पद्धति कहलाती है? तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा फसल का पैटर्न हो जाएगा। निम्न विकल्पों में कौन मछली सही मछली नहीं है? कौन एक मछली है जो सही मछली नहीं है? चलिए इसके आंसर बताइए। तो इनमें से सभी हो जाएंगे।
गोड़रा मछली, झींगा मछली और सिल्वर मछली, ये सभी एक मछली नहीं है, सही मछली नहीं है। 70 नंबर कहता है माँ के दूध की बनावट किस दूध से अधिक मिलती है? जो माँ का दूध होता है तो गाय के दूध से अधिक मिलती जुलती है, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर देखते हैं एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण फैलता है? तो ये हमारा जीवाणु बैक्टीरिया के कारण फैलता है। फुट और माउथ डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट और माउथ डिजीज जो होता है वो हमारा विषाणु के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर काजल किस प्राणी की प्रजाति है? जो काजल है वो किस प्राणी की प्रजाति है? वो हमारा मुर्गी की प्रजाति है। आगे देखते हैं ब्रायलर किस फसल का किस प्रकार का नस्ल है? तो ब्रायलर खूब मांस देने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर देखते हैं रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? रानीखेत जो बीमारी होती है ये हमारा बिम्बाणु के कारण होती है। बिम्बाणु या विषाणु भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया था? तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? उस साइंटिस्ट का जो नाम हो जाएगा माल्थस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं निम्न संभावनाओं में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो इसके आंसर जो होगा इनमें से सभी। किस्मों में सुधार करेंगे, उत्पादन का प्रबंधन करेंगे, सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे, तो इनमें से सभी के द्वारा। 78 नंबर देखते हैं नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग से क्या होता है? खाद के प्रयोग से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वृद्धि पर NH3 का दुष्प्रभाव घटना। 79 नंबर देखते हैं साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? साहिवाल नस्ल का जो गाय होती है वो हमारा पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। चलिए 80 नंबर देखते हैं करन स्विस किन दो नस्लों का संयोजन से बना है? यह किन दो नस्ल का? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस से बना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी 81 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहता है जफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजाति है? ये दो भैंस की नस्ल है, भैंस का दो किस्म दिया हुआ आपको, कौन सा? जफराबादी और मेहसाना भैंस। यह कौन से राज्य की प्रजाति है? तो यह हमारा गुजरात की हो जाएगी। गुजरात में आपको ज़्यादा जफराबादी और मेहसाना भैंस नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चैप्टर नंबर 4 उसका नाम था हम बीमार क्यों होते हैं, और चैप्टर 5 का नाम था खाद्य संसाधन में सुधार। इन दोनों को हम लोगों ने एक ही वीडियो में बनाकर एक ही वीडियो में पढ़कर ख़त्म कर दिया। इस वीडियो का जो नाम है पार्ट 3। ये सभी के सभी जो देख रहे थे आप वीडियो PDF, तो ये क्या था आपका? एक बायोलॉजी का क्लास 9th का था। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग बायोलॉजी क्लास 9th का। तो अब ये तीनों वीडियो आपके सामने बन गया है। आप लोग आसानी से और सिंपल वे में धीरज सीटेड एकेडमी में यूट्यूब में सर्च करिए धीरज सीटेड एकेडमी, और वहाँ पर अपलोड होता गया है इस वीडियो, जिसमें से बायोलॉजी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट का शामिल किया गया है। तो ये तीनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, तो जिससे आपका 9th क्लास का जो बायोलॉजी हो जाएगा वो NCERT बेस्ड जो कि BPSC ने कहा था पढ़ने के लिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के किसी त्रुटि नहीं है। चलिए, और यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अब मैं 9th क्लास ख़त्म हो गया, इससे पहले फिजिक्स बना चुका हूँ 9th क्लास का, तो फिजिक्स और बायोलॉजी हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी आपका साइंस का कुछ देखिए कौन सा आता है, वो भी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। तो एक टेलीग्राम लिंक पर भी धीरज सीटेड एकेडमी का एक टेलीग्राम लिंक है, उस पर भी जाकर आप जुड़ सकते हैं और अपना वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ वीडियो अपलोड कर सकते हैं जो आपको लगता है, कुछ वहाँ पर आप लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और वहाँ पर बहुत सारे इसमें बात कर सकते हैं, चैटिंग वहाँ पर होते रहता है। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।